आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हां, जिस तरह से जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और उसके बड़ी मानी है। उन्होंने कहा है कि हम गाजा के लिए तीसरी आलमी जंग भी लड़ेंगे। ये उन्होंने एक तरीके से ऐलान कर दिया। और जब भी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई कोई बात कहते हैं तो हवा में नहीं कहते, बल्कि उसके कुछ मानी होते हैं। क्या मतलब है? और ये बयान उस वक्त आया है कि जब गाजा के लोगों को निकाला जा रहा है, वहां से उन्हें बेतहाशा मारा जा रहा है, पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ओआईसी नाकारा, यूएनओ नाकारा, इंटरनेशनल कोर्ट कुछ नहीं, तमाम आलमी बरादरी कुछ नहीं। ऐसे में अब आयतुल्लाह ने कहा है कि हम तीसरी आलमी जंग गाजा के लिए लड़ेंगे। तो ये क्या मानी रखता है? और जबकि पुतिन को उन्होंने दावत भी दी है। इस पर हमने बात की शौकत भारती साहब से और जानने की कोशिश की कि आखिर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब ने इतना बड़ा बयान क्यों दे दिया। क्या ऐसे हालात बन गए हैं कि तीसरी आलमी जंग हो? क्या तीसरी आलमी जंग यानी तीसरा विश्व युद्ध क्या अब नागुजीर हो गया है? क्या वाकई उसके लिए रास्ता बन रहा है क्या? क्यों ये बयान दिया आयतुल्लाह ने? इस पर शौकत भारती ने क्या कहा वो सुनिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने, सुनिए जरूर आप। शौकत भारती साहब, जो ईरान ने कहा है, मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात कह दी है। जो हमारे सुप्रीम लीडर ईरान के हैं सैयद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब के, हम अब तीसरी आलमी जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये कहना क्यों पड़ा? क्या कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही, क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि रूस के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, चीन से भी बातचीत हुई है, तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या ऐसे हालात बन रहे हैं? क्योंकि पानी तो सर से ऊपर जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या ये तीसरी आलमी जंग फिर अब ये माना जाए कि उस तरफ दुनिया बढ़ रही है? देखिए, एक बात बताएं, आप इस जंग को पहले दिन से कवर कर रहे हैं और हम आपके साथ पहले दिन से इस जंग को देख रहे हैं। आप सारे बयान सुप्रीम लीडर के उठाकर देख लीजिए। सुप्रीम लीडर ने जब प्रेसिडेंट रईसी को ओआईसी के मीटिंग के अंदर भेजा तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई आप इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन कट कर लें, एम्बेसी बंद कर दें, ट्रेड बंद कर दें, ऑयल स्ट्रिप क्या नाम है, एयर स्ट्रिप जो है वो बंद कर दें, ऑयल ट्रेड बंद कर दें, और ये अपने आप घुटनों के ऊपर आ जाएंगे और ये कत्ल गारत गरी और खूंरेजी नहीं होगी। ठीक, किसी ने उनकी बात को नहीं माना। ठीक है, तमाम इस्लामिक कंट्री की मीटिंग थी, किसी ने कोई सुप्रीम लीडर की बातचीत नहीं। सुप्रीम लीडर चाहते थे कि बगैर कत्ल गारत गरी खूंरेजी के हमारे पास जो वसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम जो फिलिस्तीन के मसले को हल करा ले। इस पर आलम इस्लाम तैयार नहीं हुआ। ठीक, दोबारा भी उन्होंने कहा कि जब हालात बहुत बढ़ गए, दूसरी मीटिंग में उनका मैसेज गया कि कम से कम 1 महीने के लिए बंद कर दो। हाँ, 1 महीने के लिए बंद कर दो और तुम देखो 1 महीने के अंदर क्या रिजल्ट आएगा। वो भी इन्होंने काम नहीं किया। फिर उसके बाद जब रेड सी से यमन ने सारे रास्ते रोक दिए पूरी तरीके से और कोई चारा नहीं बचा कि इजराइल का जो सी से सप्लाई लाइन थी वो ब्रेक हो गई, तब उसके बाद क्या किया? उस वक्त भी अगर आप उठाकर देखिए तो उस वक्त भी यमन ने कहा कि भाई जिस तरह से मैंने इस काम को किया है वैसे तुम इस काम को कर दो। इन्होंने क्या किया? यमन के खिलाफ इन्होंने एक सब्स्टिट्यूट रास्ता अख्तियार किया, यानी अब सारी सप्लाई लाइन आके डंप होने लगी यूएई के अंदर और यूएई से एक रास्ता, मतलब यानी एक रोड का रास्ता निकाला गया, उससे सऊदी अरब, सऊदी अरब से जॉर्डन और जॉर्डन से कतर और मिस्र होते हुए सारा सब सप्लाई लाइन कहां पहुंच गई?
वो वहां के ऊपर पहुंच गई। इन्होंने क्या किया, खुद तो बंद नहीं किया, जब इजराइल के लिए सप्लाई लाइन कटने लगी तो इन्होंने सब्स्टिट्यूट सप्लाई लाइन बनाई। किसने? इन्हीं अरब कंट्रीज ने। और उधर टर्की, जो अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन कहता है, गद्दार आजम, ठीक है, रजब तैयब एर्दोगान, दोगला, उसने क्या किया, इजराइल की सप्लाई लाइन पूरी पहुंचा दी। और रजब तैयब एर्दोगान के यहाँ वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पहुंची और उन्होंने कहा कि अब हम यहां से एक अपनी अपने जहाजों के अंदर फिलिस्तीनियों के लिए मदद लेके जाएंगे। वो तमाम तंजीमें जब वहां के ऊपर पहुंची तो उन तंजीमों को पूरी तरीके से इन्होंने कहा कि नहीं तुम लोग रहने दो, हम इसको करेंगे, और उन्होंने अपने यहां से सप्लाई जाने से रोक दिया। वो तमाम ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो टर्की के अंदर इकट्ठा हुई थी, उनके जरिए भी सामान नहीं हुआ। खुद टर्की की पब्लिक ने उनके खिलाफ बवाल किया। उन्होंने उन तमाम वो लीडर्स को जो फिलिस्तीन की आवाज उठा रहे थे, उनको बाकायदा तौर के ऊपर इन्होंने जेल के अंदर डाल दिया, सबको कंट्रोल कर लिया और वहां के ऊपर लाठी चार्ज की। और वो तमाम प्रोटेस्ट, अब आप देखिए कि टर्की में फिलिस्तीन के हक में प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा। तो ये इन्होंने जो काम किया है, तो हकीकत में अगर आप देखें तो ये अरब ममालिक जो हैं, इन्होंने ये जब काम कर दिया तो अब लास्ट ऑप्शन सुप्रीम लीडर के पास है, और वो लास्ट ऑप्शन ये है कि अब ताकत का इस्तेमाल किया जाए, अब इस कैंसर को एरिडिकेट किया जाए। ये जो कैंसर पल रहा है इजराइल की शक्ल में, उसको एरिडिकेट किया जाए। उसके लिए उन्होंने बार बार कहा कि भाई ना तुमने सप्लाई लाइन बंद की, ना तुमने ट्रेड रिलेशन बंद कर दिया, तुम तो बढ़ते ही चले जा रहे हो, उससे ज्यादा तुम सपोर्ट करते चले जा रहे हो। और ट्रम्प के दिए हुए बॉम्ब से ही गाजा के लोग मारे गए हैं, ट्रम्प के ही आर्मी क्या था, हथियारों से ट्रम्प की ही आर्मी ने यहां पर कत्लो गारत कर, तुम तो ट्रम्प को नवाज रहे हो। तो अब उन्होंने यह समझ लिया कि अब कोई रास्ता नहीं बच रहा है, और उस पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कभी बगदाद में कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो कभी कहीं कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इसे बेवकूफ बना रहे हो। तो रहबरे अब इसको पावर से ही रोकना होगा, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो उम्मा कहते हैं अपने आप को, समझ रहे हैं बातचीत को, ये तमाम जो स्पिरिचुअल लीडर्स जो हैं, जो पेट्रो डॉलर पर पलने वाले जो मुल्ला हैं वर्ल्ड के अंदर, ये सब भी गूंगे बहरे, इन्होंने भी कोई प्रेशर बिल्टअप नहीं किया, और इनको पैसा मिलता रहे। अरब में अय्याशी के अड्डे खोले जाते रहे, बार हो, खाने काबा की तस्वीर बनाने के बाद वहां के ऊपर रक्स किया जाए, शकीरा का डांस किया जाए, शराब खाने खोले जाएं, औरतों को नचाया जाए बाल खुलवा कर, इनको पैसा मिलता रहे, इनके मदरसे चलते रहे, इनका पेट भरता रहे, इनके कूले और पेट निकलते रहे, इनके इदारे बढ़ते चले जाएं। और अगर ये लोग, मैं तो कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर से एक डेलीगेशन अरब और सऊदी की एम्बेसी, तमाम अरब ममालिक की एम्बेसीज के ऊपर जाए, चूड़ियां लेके जाए कि ये क्या कर रहे हो, इंसानियत भी खत्म हो गई, वहां इंसान मर रहा है, गजा का हाल बहुत बुरा है। और ये यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है कि अब इसको बयान करने के लिए मेरे तरफ से अल्फाज भी नहीं है। ये आलमी राब्ता इस्लामी कमेटी क्यों बनी है, आपको पता है? राब्ता आलम इस्लामी में दुनिया के बड़े बड़े मुल्ला जो हैं, जो सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदुस्तान से भी बहुत से लोग उसमें जुड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, राब्ता आलम इस्लामी की लिस्ट देख लीजिए। ये इसी वास्ते बनी थी, ओआईसी इसी वास्ते बनी थी कि बैतुल मुकद्दस को आजाद कराएंगे, फिलिस्तीन को आजाद कराएंगे। आज जो फिलिस्तीन को डिफेंस कर रहे हैं वो इनका दुश्मन है, हिजबुल्लाह इनका दुश्मन, हमास इनका दुश्मन, हौती इनका दुश्मन, हजद शाबी इनका दुश्मन, ईरान इनका दुश्मन, इराक इनका दुश्मन। ये तंजीमें आखिर इन तंजीमों से इस्तीफा तो दे सकते हैं।
رابطہ عالم اسلامی سے جو ہے یہ یہاں کے اوپر رابع حسن ندوی سے لے کے تمام لوگ جو موجود ہیں یہ استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے اس سے؟ یہ OIC کو کیوں توڑ نہیں رہے ہیں؟ لیکن کیا کیا جائے، کسی کو ٹرکی سے فنڈ مل رہا ہے، کسی کو قطر سے فنڈ مل رہا ہے، کسی کو سعودی سے فنڈ مل رہا ہے، کسی کو دبئی سے فنڈ مل رہا ہے، فنڈ مل رہا ہے، اس لیے گونگے بہرے ہیں۔ میں صرف ان کو ہی قصوروار نہیں مان رہا ہوں بلکہ رابطہ عالم اسلامی میں شریک تمام وہ مولانا جو دنیا بھر کے ہیں وہ سب غزہ کے مظلوموں کے خون میں ان کے ہاتھ ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں بول رہے کہ ان کو پیٹرول ڈالر ان کا بند ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات چیت کو؟ تو یہ سب لوگ جو یہاں بڑی بڑی باتیں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ جس طرح سے اب یورپی ملکوں میں سے 7 ملکوں کے بڑے لیڈران نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے ہاتھ نہیں روکتا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے، اس کا حماس کے لیڈران نے ویلکم کیا، غزہ کے لوگوں نے ویلکم کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یورپ کے لوگ مدد کے لیے آئیں گے، کوئی قدم اٹھائیں گے؟ کیسا قدم ہوگا، کیا وہ کریں گے؟ اس پر بھی ہم نے شوکت بھارتی صاحب سے جاننے کی کوشش کی، کیونکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں تیسری عالمی جنگ والے سوال سے کنیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ یورپ کے ملکوں کا بولنا، فرانس کا بولنا، برٹین کا بولنا، اور بھی اس طریقے سے ناروے کا بولنا، تو آسٹریا کا بولنا، اس طرح کے بڑے ملک جو ہیں وہ بول رہے ہیں۔ تو کیا اس کے معنی سنیے شوکت بھارتی صاحب نے اس پر کیا کہا۔ لیکن شوکت بھارتی صاحب حالات بڑے خراب ہیں، اور وہاں پہ جس طرح سے بالکل میسکر ہو رہا ہے، بہت بڑے پیمانے توپ سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ایئر اسٹرائک سے مارا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں اب جب یورپ کے ممالک نے کہا ہے، ان کی طرف سے کیا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دیکھتا رہوں، یہ ناقابل برداشت ہے، فوراً روکا جائے۔ کیا ان کی طرف سے آپ کچھ کہیں گے؟ کیونکہ حماس نے تھینکس بھی کہا تھا، یعنی عرب لیگ کو تو کہا کہ ہمیں بیانات نہیں چاہیے، لیکن یورپ سے لگ رہا ہے کہ ان کو امید ہے کہ یورپ شاید کوئی ایکشن لے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یورپی کنٹری جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے وہ ضرور کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل غلط پالیسی ہے کہ آپ فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال دیں، یہ ٹھیک نہیں۔ دوسری چیز یہ، کل رپورٹ آ گئی ہے باقاعدہ کہ ان کو لیبیا بھیجا جائے گا، جو افریقہ ہے وہاں پہ ان کو شفٹ کرنے کی پوری یہ باقاعدہ رپورٹ آ گئی ہے۔ 10 لاکھ کے قریب 1 ملین لوگوں کو وہاں شفٹ کرنے کی بات، باقاعدہ اس کی تیاری۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ کیا اس میں یورپ سے آپ کو کچھ امید ہے، ان ممالک سے جنہوں نے کہا ہے، یا فرانس سے، یا اس طریقے سے؟ دیکھیے ایسا ہے، پہلے آپ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت عرب ممالک کی تو کوشش ہے کہ وہ جو حماس کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو ڈس آرم کر دیا جائے۔ یہ عرب کنٹریز تو یہ چاہتے ہیں کہ حزب اللہ کو ڈس آرم کر دیا جائے، یہ عرب کنٹریز تو یہ چاہتے ہیں کہ حوثی کو ڈس آرم کر دیا جائے۔ یہ عرب کنٹریز نے ہی مل کر اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کے لیے بشر اسد کی حکومت کو گرایا ہے، اور یہاں کے غدار اور ذلیل یوٹیوبرز بیٹھ کر اس بشر اسد کو گالی دے رہے تھے جہاں سے فلسطین کی سپلائی لائن اور جولانی کی تعریف کر رہے تھے۔ ان کو بھی ان کے اوپر بھی تھوکنے کا دل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سپلائی لائن ہی کاٹی کس نے؟ عربوں نے۔ کس نے؟ ٹرکی نے۔ غداری۔ اب رہ گئی بات، یورپ تو تب آگے بڑھے گا نا کہ جب مصر لگا ہوا بارڈر آگے بڑھے۔ مصر تو اپنے سنائی کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر ٹینٹ وینٹ لگا کر ایک بہت بڑا علاقہ خالی کر رکھا ہے کہ ایمرجنسی میں ہم بھی بھئی ہم کیا کریں، جب بم گر رہا تو ہم نے یہاں بلا لیا۔ جارڈن بھی کہے گا کہ میں نے بلا لیا، سعودی عرب بھی کہے گا کچھ ہم کو دے دو، ورنہ سیریا میں تو جولانی کی حکومت ہے نا، سیریا بھیج دیا جائے گا۔ سیریا تو خالی کرایا ہے نا۔ سیریا ایک ٹیررسٹ کی گورنمنٹ جو بنائی ہے جولانی کی، اسی واسطے تو بنائی ہے نا، ادھر شفٹ کر دو۔
शिफ्ट, ये एक तरफ शिफ्ट नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि इनका प्लान ये है कि एक जगह शिफ्ट कर देंगे अगर जॉर्डन में, तो वहां से सब इकट्ठा होकर ना टूट जाएं, एक जगह शिफ्ट कर देंगे मिस्र में तो वहां से सब इकट्ठा ना हो जाए। इनका प्लान ये है कि कुछ को लीबिया भेज दो, कुछ को टर्की भेज दो, कुछ को सीरिया भेज दो, कुछ को इजिप्ट भेज दो। ये इनका पूरा प्लान जो है ये गजा को खाली कराने के काम में लगे हुए हैं, और ये ताकत से ही अब रुकेगा। आज मिस्र तैयार हो जाए कि हाँ मैं तैयार हूं, आज अगर तैयार हो जाए और ईरान से कहे कि बिल्कुल हम खड़े हुए हैं, आज जॉर्डन तैयार हो जाए, देखिए कल ईरान की फौजें जो हैं वो मिस्र के अंदर होंगी, कल होंगी, जॉर्डन के अंदर होंगी। लेकिन क्या है, जो लोग सप्लाई लाइन काट रहे हैं ये मिस्र है। जो नीचे जो क्या नाम है टनल्स बनी थी जिससे मिस्र के अंदर से सप्लाई आती थी, उसके अंदर पानी छोड़ा था इन्होंने, सब बंद किया था सीसी ने। ये सब वो लोग हैं, ये एक्चुअली यजीदी फिक्र के लोग हैं, ये पानी बंद करने वाले हैं। ये असल में उसी आइडियोलॉजी को मानते हैं कि जो कलेजा सीना चीरने के बाद कलेजा चबाती थी, ये यजीदी आइडियोलॉजी के लोग हैं। समझ रहे हैं बातचीत को? इनकी आइडियोलॉजी यजीदी आइडियोलॉजी, मैं बार बार कहता हूं इनको पता कर लीजिए। उन्हीं लोगों को रोल मॉडल मानते हैं कि जिन लोगों के सामने मोहम्मद साहब का पूरा खानदान भूखा प्यासा शहीद किया जाता रहा और ये सब देखते रहे। ये मोहम्मद साहब के खानदान के साथ नहीं खड़े हुए तो फिलिस्तीन के मुसलमान के साथ क्या खड़े होंगे? इनकी आइडियोलॉजी समझिए, ये कलेजा चबाने वाले लोगों की आइडियोलॉजी है। ये आदमी को जिंदा जलवा देने वालों का इनके रोल मॉडल्स तो पढ़िए, ये हैं कौन लोग? तो ये तो देखने वाले लोग हैं जी। शौकत भारती साहब, बात हो रही है सिर्फ, हम लोग बात कर रहे हैं फिलिस्तीनियों की। चलिए फिलिस्तीन मान लीजिए वहां 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 बस गए, लेकिन वहां जो बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा, इसका क्या, इसके बारे में क्या कोई नहीं सोच रहा है? फिर इससे दुनिया के मुसलमानों के वकार का क्या होगा? क्या क्या इनके ये शहाना जो है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि गुलामाना जो तस्वीर उभर के आ गई सामने, अमेरिका के सामने जिस तरह से बिछे हुए थे, तीन को नीलाम किया। मुमताज साहब, मैं बहुत कड़वी बात कहता हूं, ठीक है? हकीकत यह है, ये उसके फॉलोवर हैं, उस यजीद के फॉलोवर हैं जिसने मस्जिद नबवी को ताराज किया था, जिसने मस्जिद नबवी को अस्तबल बना दिया था, जिन लोगों ने मदीना के अंदर कत्ल गारतगरी खूरेजी रेप किया था। 1000 से ज्यादा नाजायज बच्चे पैदा हुए थे। यजीद इनका रोल मॉडल है, ये यजीद को रजी अल्लाह कहते हैं, पहले समझिए। अब जाहिर सी बातचीत है, अब वो बैतुल मुकद्दस की बर्बादी के ऊपर कैसे वो होंगे? दूसरी बातचीत है, ये शैतानी आइडियोलॉजी के लोग हैं। प्रॉफेट मोहम्मद ने शराब, जुआ, अय्याशी और कैरेक्टर का असैसिनेशन करने वाले जितने सेंटर्स थे वो बंद किया था। कुरान ने जितनी चीजों को हराम कर रखा है वो सब अरब में हलाल है। ये हराम मोहम्मद को हलाल कर रहे हैं, ये हलाल मोहम्मद को हराम कर रहे हैं। कुरान कहता है जालिमों के खिलाफ खड़े हो, ये जालिमों के साथ खड़े हैं। कुरान कहता है मजलूमों की हिमायत करो, ये मजलूमों को एक बूंद पानी और एक घूंट जो है क्या नाम है वो, एक घूंट पानी और एक लुकमा रोटी नहीं दे पा रहे हैं। ये जो मैं इतना चीख रहा हूं, ये मुझे जो गुस्सा है, मैंने जब तारीख इस्लाम को पढ़ा, मैंने जब देखा 1400 साल पहले वाले, तो मुझे पता चला ये यजीदी लोग हैं जिनको इन मुसलमानों ने, पेड़ मुल्लाओं ने सबसे बड़ा तौहीद परस्त बताया था कि इनसे ज्यादा मोहित कोई नहीं है, शिर्क का दुश्मन बताया था। तो ये वो लोग हैं, खुदा की कसम, ये वो लोग हैं जिनका आका अमेरिका है। समझ रहे हैं बातचीत को? ये अल्लाह को नहीं मानते, इनका किबला व्हाइट हाउस है। पूरी दुनिया के मुसलमानों का किबला जो है किबला अव्वल है।
اور ہمارا جو خانہ کعبہ ہے تو یہ وائٹ ہاؤس کو بچائیں گے، قبلہ اول کو کیوں بچائیں گے؟ جس کا قبلہ وائٹ ہاؤس ہوگا، جس کا قبلہ تل ابیب ہوگا، یہ اس کو بچائے گا نا۔ اب ظاہر سی بات چیت ہے، ہمیں تو وہاں کی عوام کے اوپر افسوس ہوتا ہے، جو عرب کی عوام ہے اتنی بزدل ہو گئی ہے، یہ اٹھ ہی نہیں رہے، یا یہ کہیے کہ وہاں کے اوپر اتنا زیادہ کرش کر رکھا ہے۔ تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یزید کا دور آ گیا ہے، ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے جیسے کوفے کے اندر تھا کہ کوئی بولے گا تو اس کو قتل کر دیں گے، کوئی امام حسین کے لیے جائے گا تو اس کو جیل کے اندر ڈال دیں گے۔ تو یہ لوگ ہیں، یہ بہت ہی بدترین لوگ ہیں، یہ اسلام کا صرف چولا اوڑے ہیں، یہ عیاشیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جس کے خلاف اسلام ہے، یہ ظلم کو پروموٹ کر رہے ہیں جس کے خلاف اسلام ہے، یہ بدکاری کو پروموٹ کر رہے ہیں جس کے خلاف اسلام ہے۔ چونکہ ان کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہے، ان کے یوٹیوبرز، ان کے مدرسے، ان کے ملا، ان کے پیڈ لوگ، یہ ان کے وجہ سے چل رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ یہ سب ہماری تعریف کرتے رہیں گے، جیسے یزید کو پتا تھا کہ ہم خاندان کیا نام ہے رسول کو قتل کریں، غارت گری کریں، مدینے کے اندر ریپ کرائیں، خانہ کعبہ پہ آگ لگائیں، کوئی کچھ نہیں بولے گا کیونکہ ہم نے ملا اور مفتیوں کو خرید لیا ہے، وہ خاموش ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے یزید نے خریدا تھا، ویسے اس وقت جو ہے محمد بن سلمان نے اور نہیان نے اور قطر والے نے، ان لوگوں نے خرید رکھا ہے، مصر والوں نے۔ تو یہ پیڈ لوگ ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ایکسپرٹ شوکت بھارتی صاحب، جنہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور آپ کی خدمت میں وہ تمام باتیں پیش کی جس کے آپ متلاشی تھے۔ اسی طرح کی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے MMC نیوز انڈیا، اور اپنے مشورے ہمیں ضرور دیجیے، اور ہمیں جوائن کرنے کی بھی مدد کیجیے، جوائن کیجیے ہمیں۔ بہت بہت شکریہ۔